एग्ज़ाम हर कोई देता है और तैयारी आजकल हर कोई करता है, पर सिलेक्शन जो है वो गिने-चुने लोगों का होता है। जिनका सिलेक्शन होता है उन्हें पता होता है कि किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद सिलेक्शन मिल सकता है। कई सारे कैंडिडेट या फिर मैं बोली बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि मैम मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन एक आध नंबर से रह जा रहा है या फिर मेरा सिलेक्शन बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं गलती कहाँ पे होती है? या तो हमें सिलेबस समझ नहीं आता है या तो हमारा पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है या तो फिर जितना चाहिए उतना आप नहीं पढ़ पाते हैं। जो भी आप पढ़ते हैं वो कंटेंट जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होता है। तो ये चीज़ समझना होता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में अपनी जगह बनाने के लिए। जिन लोगों का सिलेक्शन होता है आप उनसे पूछोगे तो कम से कम आपको इतना आइडिया ज़रूर होगा कि कैसे क्या चीज़ फॉलो करके एग्ज़ाम को पास करना है। केजीएमयू नर्सिंग रिक्रूटमेंट जो 1200 प्लस पोस्ट आई हुई है, उससे रिलेटेड मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस क्या है। जिनका आईक्यू अच्छा खासा है या फिर जो थोड़े एक्टिव कैंडिडेट हैं, उन्हें तो अभी तक पता चल चुका होगा और अपनी तैयारी लगभग फिनिश कर चुके होंगे। केजीएमयू नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रिवीजन चल रहा होगा। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्हें नहीं पता चल पाता है कि एग्ज़ाम में कितना टाइम लगेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे तैयारी करें नर्सिंग की और नॉन टेक्निकल कोर्सेज़ की। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसको शेयर करिए केजीएमयू का। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं केजीएमयू में नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि केजीएमयू में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके पहले जो भर्ती आई थी 2011 में, और 2011 के बाद हमारा जो भर्ती हुआ है वो 2021 वाली वैकेंसी में 2022 में हम लोग की पोस्टिंग हुई है। तो कहीं न कहीं 10 साल के डिफरेंस पे पोस्टिंग हुई है। अब मैं बता दूं कि क्वेश्चन पेपर आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो वहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको कोई भी केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का कोई भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह या फिर मैं कहूँ किसी ने एमसीक्यू की पीडीएफ वगैरह डाल रखी है। तो रियलिटी में बता दूँ कि 2011 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। इंटरव्यू पे सिलेक्शन हुए थे। तो इंटरव्यू वाला जो पहले आपको पता है कि पहले एग्ज़ाम नहीं होते थे, अब तो हर एक एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर एक वैकेंसी में एग्ज़ाम हो रहा है। उस टाइम में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 2011 में इंटरव्यू पे सिलेक्शन हुआ था। 2017 में वैकेंसी निकली हुई थी केजीएमयू की, जो कि कैंसिल हो गई थी। वैकेंसी निकली थी पर क्या है कि जो नर्सिंग संगठन है वो इस वैकेंसी के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं लगता था कि अगर केजीएमयू इस वैकेंसी को फिल करेगा तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं फिल हो पाएगा। इस वजह से आयोग को वैकेंसी दी गई थी केजीएमयू की। तो अभी एक चीज़ क्लियर हो गया कि 2011 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। और उसके पहले जो भर्तियाँ केजीएमयू में हुई हैं, केजीएमयू में मैं बता रही हूँ कि 90% से भी ज़्यादा सिर्फ आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं। अभी जो है इक्का-दुक्का या फिर मैं कहूँ एक वार्ड में 3 से 4 जो हैं परमानेंट स्टाफ गए हैं। 450 की जो वैकेंसी थी उसमें बहुत कम ही स्टाफ हैं परमानेंट, बाकी सब कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग है। उसके पहले जो भर्ती हुई है केजीएमयू में परमानेंट भर्ती, स्टेट गवर्नमेंट से जो भर्तियाँ होती हैं उसके थ्रू केजीएमयू में एम्प्लॉई जो भी हैं वो हैं जो परमानेंट स्टाफें हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। वो लोग स्टेट गवर्नमेंट जो भर्तियाँ किया हुआ था, जब आपको पता होगा कि केजीएमयू अभी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके पहले वो एक मेडिकल कॉलेज था। तो मेडिकल कॉलेज में जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता था पूरे यूपी में, सिलेक्शन होता था, उसके बाद से मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग हो जाती थी। तो उस टाइम में भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, यानी कि फ़र्स्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2022 में जो हम लोग की भर्ती हुई है, उसका एग्ज़ाम केजीएमयू ने नहीं करवाया, ये यूपीपीएससी के थ्रू हुआ है। लेकिन इस बार केजीएमयू ने अपनी वैकेंसी यूपीपीएससी को नहीं दी है, खुद का एग्ज़ाम कराने का सोचा है। ये जो एग्ज़ाम है वो कंपनी जो करवा रही है उसने लोहिया वाला एग्ज़ाम भी करवाया, राम मनोहर लोहिया का भी जो एग्ज़ाम हुआ, सेम कंपनी ने वहाँ पे भी एग्ज़ाम किया। पैटर्न जो होगा आपको देखना है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पैटर्न क्या होगा। अगर आपने आरएमएल का एग्ज़ाम दिया है या फिर नहीं भी दिया तो आपको आरएमएल का पेपर एक बार देखना है। सेम जैसा पैटर्न आरएमएल का होगा, जो लेवल होगा आरएमएल के एग्ज़ाम का वही आपका केजीएमयू का एग्ज़ाम का लेवल होगा। एक चीज़ क्लियर हो गया। अब मैं बता दूं कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट को पता होता है, बहुत सारे अभी भी नर्सिंग में ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता है। बहुत सारी चीज़ें वो बेसिक चीज़ें पूछ देते हैं, जिसे देख के लगता है कि उनका एजुकेशन लेवल बहुत कम है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, माइनस मार्किंग भी होगी। 2 घंटे के एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम मिलेगा। 1 मिनट 20 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। माइनस मार्किंग 0.33 का रहेगा, मतलब कि आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा, या फिर मैं बोलूँ 0.33% मार्क्स कट जाएंगे। अब 60 क्वेश्चन आएंगे आपके नर्सिंग से। केजीएमयू की पीडीएफ ऑफिशियल आपने देखी होगी। नर्सिंग के जो 60 क्वेश्चन है उसका कोई भी सिलेबस नहीं दिया गया, टॉपिक नहीं दिया गया।
अदर वैकेंसीज़ में दिया जाता है, यहाँ पे कोई भी टॉपिक नहीं दिया है, यानी कि पूरा कंप्लीट जो नर्सिंग पोर्शन है वो आने वाला है। नर्सिंग पोर्शन में आपको क्लिनिकल पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्लिनिकल पे ही बेस्ड हो रहे हैं, सिंगल लाइनर कम आ रहे, क्लिनिकल से ही रिलेटेड आपको घुमावदार क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसके बाद मैं बता दूँ 40 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल से आएंगे। नॉन टेक्निकल में क्या है कि आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इसके पहले भी एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें सारी चीज़ों के मैंने टॉपिक बताए थे कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ के जाइए जितना सफिशिएंट है। रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसका जो है वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम आ गए, तो ऐसे कैंडिडेट जो हिंदी से पढ़े हुए हैं या फिर जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं तो आपको हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो हिंदी का क्वेश्चंस होता है वो थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा हिंदी टाइप की होती है, इसलिए। बाकी इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी। तो आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में देख सकते हैं, या फिर हिंदी में देख रहे हो कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो इंग्लिश वाला वर्जन देख सकते हैं। तो ये हो गया सिलेबस की बात। अब मैं एक आपको मॉडल पेपर एक तरह से कैसे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि 2011 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। केजीएमसी में सारी भर्तियाँ जो थी हम लोग का जो आयोग से हुआ था वो चीज़ था, आयोग से आया था। केजीएम ने खुद का भी एग्ज़ाम नहीं कराया, पहली बार ये एग्ज़ाम करवा रहा है। 2017 में वैकेंसी आई थी तो वो किसी रीज़न से वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन मॉडल पेपर मैं बता सकती हूँ कि कैसा क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन का ये पूरा टेस्ट सीरीज़ रहने वाला है, मतलब पूरे 100 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, दिस इज आस्था एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नर्स इज़ प्रिपेयरिंग टू गिव बर्थ टू एडमिटेड पेशेंट विद पेरिनियल प्रॉब्लम, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ हेल्प द पेशेंट। अगर कोई पेशेंट है उसको पेरिनियल प्रॉब्लम है तो उसको हम बात कैसे देंगे, ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट बेड बाथ, नेक्स्ट है थेराप्यूटिक बाथ, थर्ड वन सेल्फ बाथ एंड विथ मिनिमल हेल्प एंड नन ऑफ एबव। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई पेशेंट है तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड अगर हम बात दे रहे हैं, उसको प्रिवेंट करके बात दे रहे हैं तो उसको थेरेपेटिक बात देते हैं, थेरेपी के रूप में हम उसको एक बात देते हैं, तो इसको बोलेंगे थेरेपेटिक बात। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ नर्स फ्रॉम फ्लोर पेशेंट फॉल फ्रॉम बेड, दिस टाइप ऑफ इंजरी बिलोंग्स टू। अगर कोई पेशेंट है वो गिर जाता है, नर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, बैटरी, नेग्लिजेंस, टॉट एंड नन ऑफ एबव। मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ये एक तरह का मॉडल पेपर है, समझ लो। तो नेग्लिजेंस जो ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड विद ऑल इसेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। पेशेंट के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, बीएसटी होती है, फाइल होती है, तो वो ऑल इसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट की, डॉक्टर की, ट्रीटिंग डॉक्टर की, या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की। तो ये जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट का। पोस्टपार्टम वुमेन हैविंग ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड। कोई भी महिला की डिलीवरी हुई है तो 24 घंटे के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, थर्ड स्टेज पीपीएच, या फिर ट्रू पोस्टपार्टम हैमरेज। आई थिंक ये सबको पता होगा। सेकेंडरी पीपीएच वो होता है जो 24 घंटे के बाद होता है और 42 डेज़ के अंदर में होता है, उसको सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं। और जो 24 घंटे के अंदर ब्लीडिंग होती है उसको प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। इन विच कंडीशन डिजिटल पल्स इज़ प्रीफर्ड रादर देन अपाइकल पल्स। किस कंडीशन में हम पेशेंट का डिजिटल पल्स फील करेंगे कंपेयरिंग टू अपाइकल पल्स, एरिथमिया, शॉक, हाइपरटेंशन एंड हार्ट ब्लॉक। तो शॉक के कंडीशन में हम डिजिटल पल्स प्रेफर करते हैं कंपेयरिंग टू अपाइकल पल्स। ए प्री इक्लैम्प्टिक वुमेन बेबी इज़ लाइंग विथ हर मदर न्यूनेट बॉर्न इन 37 वीक्स आफ्टर 47 hours when nurse monitored vital sign of baby temperature is low 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द इंटरवेंशन। अगर कोई न्यू बॉर्न है 37 वीक का, प्री क्लेम्शिया की वुमेन है, मदर है, तो अगर 57 आवर्स के बाद बेबी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें क्या करना है बच्चे की केयर में, गिव पनिशमेंट फॉर मदर टू नॉट केयरिंग बेबी, पनिशमेंट देंगे, सेपरेट द बेबी फ्रॉम मदर, बच्चे को मदर से अलग कर देंगे, प्लेस बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर,
वार्मर में रखेंगे क्योंकि बच्चे का टेम्परेचर कम है। एंड फोर्थ वन, कवर द बेबी एंड चेक द वाइटल्स आफ्टर 30 मिनट्स। इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ राइट है, क्योंकि सबसे पहले जो छोटे मैनेजमेंट होते हैं वो करेंगे, बेबी को कवर करके रखेंगे टॉवल में या फिर वार्म ब्लैंकेट में, और हर 30 मिनट पे उसका मतलब कि 30 मिनट के बाद अगर टेम्परेचर देखेंगे, अगर टेम्परेचर उसका नॉर्मल नहीं आता फिर आगे फर्दर मैनेजमेंट करेंगे। तो ऑप्शन 4 जो है राइट है। ए वुमन विथ 3rd डे पोस्टपार्टम हैज़ कंप्लेंट्स ऑफ इंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तीसरा दिन हो चुका है डिलीवरी का और ब्रेस्ट में इंगॉर्जमेंट है। तो व्हाट इज़ कट ऑफ टेम्परेचर फॉर फीवर इन पोस्टपार्टम वुमेन। तो कितना टेम्परेचर हो सकता है जो कि नॉर्मल रेंज में आएगा। पहला है 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस एंड 34 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट है तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। 37 जो है नॉर्मल है, 38 टेम्परेचर सब नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट है तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिल सकता है। 39 जो है वो ज़्यादा हो गया टेम्परेचर, 34 जो हो गया बहुत ही कम हो गया। तो 38 जो इसका है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ब्लड डोनर। आई थिंक ये सबको पता होगा कि ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO हैंड वॉशिंग टाइम विथ सोप। WHO के अकॉर्डिंग साबुन से हाथ धुलने का टाइमिंग क्या होता है। तो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन 40 to 60 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड, 2 मिनट्स और फिर 5 मिनट्स। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है, साबुन से हाथ धुलने का टाइमिंग 40 से 60 सेकेंड। 20 से 30 सेकेंड जो होता है हैंड रब या फिर मैं कहूँ सैनिटाइज़र जो यूज होता है उसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है सेल्फ केयर डेफिसिट थियरी प्रपोज्ड बाय। जो सेल्फ केयर डेफिसिट थियरी थी किसके द्वारा दी गई है। ओरम थियरी, रोजर्स, बेटी न्यूमैन एंड लेनिंजर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओरम जो थे उन्होंने सेल्फ केयर डेफिसिट थियरी दी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन रेगुलर ईसीटी एंड मॉडिफाइड ईसीटी। दो तरह की ईसीटी आपने पढ़ा होगा टाइप। तो यहाँ पे पूछा है कि डिफरेंस क्या है। लो वोल्टेज शॉक इज़ प्रोवाइडेड, एनेस्थीसिया इज़ गिवन, मसल्स रिलैक्सेशन इज़ गिवन, पेन किलर इज़ प्रोवाइडेड। तो आई थिंक आपको पता होगा कि इसमें जो है एनेस्थीसिया देते हैं, तो ऑप्शन 2 जो है वो राइट है। पहले के टाइम में एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, लेकिन अब जो है मॉडिफाइड ईसीटी में एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर क्रिस्टलाइड सोल्यूशन एक्सेप्ट। पूछा है कि कौन सा क्रिस्टलाइड सोल्यूशन नहीं है। नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, 5% डेक्सट्रोज एंड HEC। इसका सही ऑप्शन है वो है फोर्थ वन HES। एट व्हाट टाइम वार्ड सेंसस डन। किस समय जनगणना वार्ड में जो पेशेंट की जनगणना होती है वो करनी चाहिए। डे टाइम, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट या फिर नन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, नन ऑफ एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। डॉक्टर प्रिस्क्राइब पीडियाट्रिक चाइल्ड एंड फॉलो 50 ml ऑफ फ्लूइड ट्रांसफ्यूज ओवर 10 मिनट्स एट ड्रॉप रेट ऑफ 15 पर मिनट्स इन 13 मिनट्स व्हाट विल बी द फ्लो रेट। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कि 50 ml जो फ्लूइड है आपको 10 मिनट में देना है और जो ड्रॉप फैक्टर रहेगा वो 15 ml पर आवर, मतलब 1 घंटे में 15 ml चढ़ना है और आपको 50 ml फ्लूइड चलाना है इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में कितना फ्लो रेट होगा, कितने ड्रॉप फैक्टर से चलेगा, फॉर्मूले में आपको रखना है 25 पर मिनट आएगा। नेक्स्ट है स्किन टर्गट टेस्ट इज़ यूज टू असेस। जो स्किन टर्गट टेस्ट होता है किस लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रेशन स्टेटस, लेवल ऑफ पेन, कॉन्शियसनेस एंड इन्फेक्शन। आई थिंक एवरीबडी इज़ नोइंग ऑप्शन 1 जो है वो सही है, हाइड्रेशन स्टेटस के लिए। मंडे फीवर का जो दूसरा नाम है उसको क्या कहते हैं। एस्बेस्टोसिस, बाइसनोसिस, सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस। ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन 6, अदर नेम क्या है तो ऑलरेडी मैंने बताया, ऑप्शन 4 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैग साइन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच डिजीज़। ये भी आपको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है, 10 बार रटा रटाया क्वेश्चन है। फ्लैग साइन जो होता है वो क्वासी ओरकर का
लक्षण होता है या फिर क्वासियोरकर का नया नाम है, क्वासियोरकर का दूसरा नाम है फ्लैक्साइन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग टोनिक क्लोनिक सीजर प्रायोरिटी इन नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रिवेंट इंजरी, मेंटेन पेटेंट एयरवे, रिस्ट्रेन द पेशेंट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। इसका जो राइट आंसर है वो एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। टोनिक क्लोनिक सीजर में सबसे पहले हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। विच एमंग द फॉलोइंग इज पोजीशन इज यूज टू असेस इंग्वेनल हर्निया। ऑप्शंस हैं सिट डाउन एंड बियर डाउन, वेट लिफ्टिंग, लिथोटॉमी एंड स्टैंडिंग। ऑप्शन ए इसका राइट है सिट डाउन एंड बियर डाउन। नेक्स्ट है टिपिकल टाइप ऑफ प्ले इन ए टॉडलर इज। टॉडलर में किस तरह का प्ले होता है। ऑप्शन है सॉलिटरी प्ले मतलब कि अकेले में बच्चा खेलता है, पैरेलल प्ले मतलब कि साथ में जो उसके अदर चिल्ड्रंस होते हैं उनके साथ में कोऑपरेट करके प्ले करता है, मतलब कि मोस्टली जो होता है टॉडलर जो होते हैं 3 साल के नीचे के बच्चे होते हैं तो उनमें पैरेलल प्ले होता है। उससे जब बड़े हो जाते हैं तो कोऑपरेटिव प्ले होता है, उसके बाद से एसोसिएटिव प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइन इन द न्यूबॉर्न इन्फेंट इज। न्यूबॉर्न में टेम्परेचर, पल्स या फिर मैं कहूँ वाइटल्स किस सीक्वेंस में लेते हैं। TPR टेम्परेचर, पल्स रेस्पिरेशन टेम्परेचर, रेस्पिरेशन पल्स टेम्परेचर एंड रेस्पिरेशन टेम्परेचर पल्स। तो आई थिंक आपको पता होगा कि छोटे बच्चों में सबसे पहले रेस्पिरेशन लेते हैं, पल्स लेते हैं एंड लास्ट टेम्परेचर लेते हैं। इस क्वेश्चन है ए फॉल्स अनफॉरगेटेबल बिलीफ इज। फर्स्ट है एल्यूजन, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन और अटेंशन। राइट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन है फॉल्स फिक्स्ड बिलीव जो होता है पेशेंट के अंदर या फिर पर्सन के अंदर होता है उसको बोलते हैं डेल्यूजन। पेशेंट हैज़ एडिक्वेट स्पीच अमाउंट बट कंटेंट प्रोवाइड्स लिटिल इन्फॉर्मेशन दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। अगर कोई पेशेंट है वो बोल रहा है, एडिक्वेट बोल रहा है, लेकिन जो चीज़ बोल रहा है उसमें कंटेंट या फिर मैं कहूँ इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, बोल ज़्यादा रहा है पर काम की बातें नहीं बोल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, इकोलेलिया, पॉवर्टी ऑफ आइडिया, म्यूटिज्म। ऑप्शंस ए जो है इसका राइट आंसर है पॉवर्टी ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ अ रिजल्ट ऑफ। फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो होता है बॉडी में प्रेग्नेंट लेडीज़ में तो किसका रिजल्ट होता है, किसकी वजह से होता है। डिक्रीज डाइटरी इंटेक, इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन डिमांड ऑन मदर लीवर, डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिस आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट वन इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। इसका जो ऑप्शन है वो लास्ट वन है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से जो होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इंक्लूड विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसीजर। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुआ है तो उस कंडीशन में मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। कार्डियक कैथेटराइजेशन, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या परक्यूटेनियस ट्रांसमिलेशन, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, मेडिकल ट्रीटमेंट पूछा है ना कि सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ओरल मेडिकेशन देना है एक मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल। मेल में अगर मम्स होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। वीकनेस एंड फटीग, स्टेरिलिटी, फिर ईयर एक या फिर मेनिंजाइटिस। तो आपको पता होगा कि मेल जो होते हैं पर्सन उनमें अगर मम्स हुआ है तो स्टेरिलिटी या फिर मैं बोलूँ कि नपुंसकता देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस इज़ मोर डेंजरस। डेंगू का कई सारा टाइप होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो कौन सा ज़्यादा डेंजरस होता है। इंडिया में बता दूं कि टाइप 2 जो होता है वो डेंजरस है डेंगू का कैटेगरी। नेक्स्ट है विच इथिकल प्रिंसिपल प्रमोट सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय द क्लाइंट। फर्स्ट है ऑटोनॉमी, जस्टिस, फिडेलिटी। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। आपको फंडामेंटल के जितने रूल रेगुलेशन प्रोसीजर हैं इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं फंडामेंटल से ही आते हैं, तो आपको फंडामेंटल की सारी चीज़ें पढ़नी है। ऑटोनॉमी जो है वो बेसिक आपका इथिकल प्रिंसिपल है क्लाइंट को डिटर्मिनेट करने का, प्रमोट करने का सेल्फ को।
नेक्स्ट है अकुमुलेशन ऑफ लेड इन द बॉडी में कॉज। अगर किसी के बॉडी में लेड का अकुमुलेशन हो गया तो वो कहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा? वीकनिंग ऑफ बोन्स, एल्बिनिज़म, वीकनिंग ऑफ नर्व्स एंड थैलेसीमिया। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट है, ऑप्शन 3 राइट है। लेड का अगर अक्यूमुलेशन हो रहा है तो आपके नर्व को वीक कर सकता है, नर्व को डैमेज कर सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रायोरिटी फॉर ए पेशेंट डायग्नोज विथ निमोनिया। इसका जो राइट आंसर है वो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये इसका प्रायोरिटी डायग्नोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज़ मोस्ट इफेक्टिव। लीडरशिप का बहुत सारा तरीका होता है किसी भी ग्रुप को लीड करने का। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। लीज फायर लीडरशिप, नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक, नेक्स्ट वन डेमोक्रेटिक और लास्ट में है ब्यूरोक्रेटिक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। जब आप लीडरशिप का चैप्टर पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ लीडरशिप उसमें होता है, तो यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो होता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑप्शंस में बता दूँ, फर्स्ट लीज फेयर लीडरशिप क्या होता है? इसमें जो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा बेसिक रोल नहीं निभाता है अपने ग्रुप को लीड करने के लिए। सपोज़ कोई भी डिसीजन लेना होता है तो यहाँ पे लीडर का कोई ख़ास रोल नहीं होता है। लीडर जो होता है वो एक तरह का आलसी होता है, वो खुद लीड ना करके कोई भी डिसीजन ले सकता है। सपोज़ कि आप वार्ड में काम कर रहे हो पर कोई भी इंसिडेंस हो जाता है, कोई भी बात हो जाती है, तो उस टाइम में अगर आपको डिसीजन लेना होगा तो ज़रूरी नहीं है कि डिसीजन जो हो वो लीडर ही ले, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ग्रुप का मेंबर है वो डिसीजन ले सकता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि जो भी लीडर होगा वो सारे डिसीजन खुद लेगा। ऑटो मतलब कि सेल्फ सारे डिसीजन लेगा। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि इसमें सारे टीम मेंबर्स और लीडर सभी लोग मिल के डिसीजन लेते हैं और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक जो होता है बहुत ही ज़्यादा रूल रेगुलेशन वाला होता है। ब्यूरोक्रेटिक में क्या होता है, सपोज़ कि आपके हॉस्पिटल में कोई भी इंसिडेंस हो रहा है या फिर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सबसे जो ऊपर वाला पर्सन होता है, मतलब इसमें हिरार्की पे ध्यान दिया जाता है, मतलब कि जो सबसे ऊपर पोस्ट का होगा वो लीडर का रोल निभाएगा। सपोज़ कि अगर आपके वार्ड में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट छुट्टी पे है या फिर वो नहीं है, उससे नीचे जो होगा, नीचे पोस्ट पे होगा, वो लीडर का रोल निभाएगा। अगर वो भी नहीं है तो उससे नीचे का जो भी होगा वो लीडर का रोल निभाएगा। मतलब कि एक कह सकते हैं कि एक पैरामीटर को फॉलो किया जाता है, एक रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है वहाँ पे लीड करने के लिए, किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा मतलब कि हाईएस्ट पोजीशन पे होगा या फिर मैं कहूँ कि रिस्पेक्टेड पोजीशन पे होगा, वो पूरे टीम को लीड करके चलेगा। तो लीडरशिप का आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको वहाँ पे मिलेंगे। हो सकता है कि मैंने जो बताया वो तरीका आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप टाइप्स ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल ऑफ़ केयर इन आईसीयूज़। कौन सा मतलब मॉडल ऑफ़ केयर मोस्टली यूज़ होता है आईसीयूज़ में? फंक्शनल नर्सिंग, टीम नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग एंड टोटल पेशेंट केयर। तो आपको पता होगा कि जब भी पेशेंट आईसीयू में होता है उस टाइम में इतना स्टेबल नहीं होता है कि वो अपना केयर कर पाए, थोड़ा सा भी केयर वो कर पाए। तो यहाँ पे जो मॉडल होगा यूज़ होने वाला है वो है टोटल पेशेंट केयर। आपने आईसीयू में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि सारा केयर आईसीयू में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओरल मॉर्फिन यूज्ड फॉर पेशेंट मैनेजमेंट। मॉर्फिन जो यूज़ होता है कैंसर पेशेंट में पेन को रिड्यूस करने के लिए, इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? ईचिंग, एडिक्शन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे ऑप्शन जो है फोर्थ राइट है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है मॉर्फिन का डोज देते देते। जैसा कि आपको पता है कि कैंसर में पेन जो होता है वो कंट्रोलेबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको बार बार पेन किलर देने से कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यूस बना रहता है। द टाइप ऑफ सेल दैट आर मोस्ट कॉमन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में कौन सा सेल मोस्ट कॉमनली पाया जाता है? एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स एंड एपेंडाइमा एंड माइक्रोग्लिया। तो आप अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे ध्यान दें, यहाँ पे जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो आपके सीएनएस में या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 राइट है।
रिप्रेजेंट्स द इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई फैमिलियर ऑब्जेक्ट। पहले से जो चीज़ें फैमिलियर है उसको ना पहचान पाना। कौन सा टर्म यूज़ होगा यहाँ पे? एफ्रेक्सिया, एफेजिया, एग्नोसिया या फिर एक्लेजिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एग्नोसिया। इसमें जो पेशेंट होता है या फिर पर्सन होता है वो फैमिलियर चीज़ों को नहीं पहचानता है। जो चीज़ें ऑलरेडी वो जानता होता है उसको भूल जाता है, पहचान नहीं पाता है कि क्या चीज़ें हैं। पर्सन को नहीं पहचानता है जिसको वो पहले से जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटाप्लेजिया रिफर्स टू क्वाड्रीप्लेजिया प्लस इनकॉन्टिनेंस, रिटेंशन, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड पैरालिटिक इलियस। अगर क्वाड्रीप्लेजिया है मतलब कि पेशेंट का चारों साइड में लेफ़्ट, राइट, अपर एंड लोअर पार्ट अगर पैरालिसिस है, अगर उसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेंटाप्लेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेंथोमा मीन्स, जो टर्म है ज़ेंथोमा उसका क्या मतलब होता है? ड्राई माउथ, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा, येलोइश प्लाक विथ ऑकर मोस्ट कॉमनली नियर द इनर कैंथस या फिर फैटी ग्रोथ डेवलपमेंट अंडरनीथ द स्किन। राइट आंसर इसका है ऑप्शन 3, येलोइश प्लाक दैट ऑकर मोस्ट कॉमनली नियर द इनर कैंथस ऑफ आई। आई के इनर कैंथस में आपको एक प्लाक जैसा दिखेगा वो बोलते हैं ज़ेंथोमा। नेक्स्ट है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज केस ऑफ। अगर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उस कंडीशन में अगर वो रिजेक्ट होता है कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3, टाइप 4 एंड ऑप्शन लास्ट है टाइप 1। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ये डिले हाइपर सेंसिटिविटी भी इसको बोलते हैं। तो अगर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो रहा है तो इस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। अगर टंग का इन्फ्लामेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आई थिंक सबको पता होगा, ग्लोसाइटिस, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट है। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एडमिनिस्टर फॉर एन इवाक्वेंट एनिमा फॉर एडल्ट्स। अगर एडल्ट्स में हम इवाक्वेंट एनिमा दे रहे हैं तो उसका अमाउंट कितना होगा मैक्सिमम? ऑप्शन से 250 से 500 ml, 500 से 1000 ml, 1000 to 1500 ml, 1500 to 2000 ml। तो आपका जो राइट आंसर है वो 500 to 1000 ml देते हैं इवैक्यूएंट एनिमा में। नेक्स्ट है, एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग यूरिन फॉर। ऑप्शन एसीटेट, एल्बुमिन, बाइल साल्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, एल्बुमिन टेस्टिंग के लिए एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ एसाइटिस इन सिरोसिस ऑफ लीवर। अगर सिरोसिस ऑफ लीवर है तो उसमें पेट में पानी भरने का क्या रीज़न है? जनरल फ्लूइड इम्बैलेंस, पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी ट्रबल एंड ऑल ऑफ एबव। इसका जो राइट आंसर है वो है पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। लीवर में जो पोर्टल वेन्स होती हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एसाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन इज़ ऑल्सो कॉल्ड। स्पाइन का अगर टीबी है उसको और क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया, कैरकोट्स एंड पॉट्स डिजीज़। तो आई थिंक ये रटा रटाया क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 है, पॉट्स टीबी को ही बोलते हैं स्पाइन की टीबी। नेक्स्ट है, द डॉक्टर ऑर्डर्ड ए 1 lakh unit of penicillin if there is a vial containing 2 lakh unit diluted in 10 ml. How many ml will be given to the patient? 1 लाख यूनिट पेशेंट को पेनिसिलिन देना है, जो वायल है उसमें 2 लाख यूनिट है और वो 10 ml में है। तो आई थिंक ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 5 ml दे देंगे तो 1 लाख यूनिट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फ्लूइड बैलेंस से रिलेटेड, फ्लूइड कैलकुलेशन से रिलेटेड, डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक बार आप ये कैलकुलेशन ज़रूर करके जाएं, जो भी फॉर्मूला है उसको याद करके जाएं। द प्रोसीजर ऑफ इंसाइजिंग द ईयर टू प्रमोट ड्रेनेज इज़ कॉल्ड। ऐसा प्रोसीजर जिसमें ईयर को इंसीजन दे रहे हैं, किस लिए? जो भी ड्रेनेज हो रहा है, जो भी ड्रेन निकल रहा है उसको प्रमोट करने के लिए। ट्रेफिनिंग, मोबिलाइजेशन, मायरिंगोटोमी एंड फेनेस्ट्रेशन।
तो मायरिंगोटॉमी जो है ये ईयर से रिलेटेड है, इसका ऑप्शन 3 जो है वो राइट है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एन इंटायर लंग इज कॉल्ड, जब हम लंग्स को निकालते हैं, काट के निकालते हैं, उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? लैरिंगोटॉमी, सॉरी ल्यूरेक्टॉमी, न्यूमोनेक्टॉमी, बल्बेक्टॉमी एंड लोबेक्टॉमी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, दूसरा नंबर न्यूमेक्टॉमी। इट इज़ नॉट observed when given by mouth. It is not observed when given by mouth. It can injure the gastric mucosa. It provides more adverse effect when given by mouth. It is not effective when given by. Symptoms of acute blood loss are, क्या सिम्टम देखने को मिलेगा इन केस ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस? ट्रैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, ब्रैडीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, ब्रैडीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। 3 ऑप्शन राइट है। टैकीकार्डिया मीन्स कि आपका जो पल्स रेट है वो बढ़ जाएगा एंड हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्किल ट्रेनिंग फॉर सीजोफ्रेनिया पेशेंट इज डन फॉर विच सिम्टम? 2 तरह के सिम्टम सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि किस टाइप में आप उसको सोशल स्किल ट्रेनिंग देंगे। ऑप्शन इसका 2 नंबर राइट है। डिटेल में पढ़िएगा आप सीजोफ्रेनिया के टाइप में, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इन विच कंडीशन डिजिटल पल्स इज प्रीफर रादर देन द अपाइकल पल्स? ऑलरेडी आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन 2 जो है उसका राइट है। वन नेक्स्ट है द फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स इन नर्स वॉज अडॉप्टेड इन, पहला कोड ऑफ एथिक्स जो है वो कब आया नर्सिंग प्रोफेशन में? 1948, 1953, 1965 और 1978। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीकोमोराल इज़ एन एंटी मेटाबोलाइट ऑफ, जो डीकोमोराल है उसका एंटीडोट पूछ रहा है। हिपेरिन, विटामिन के, प्रोथ्राम्बिन एंड फॉलिक एसिड। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट है, विटामिन के। नेक्स्ट है कास्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अचीव्ड स्टेटस, एस्क्राइब्ड स्टेटस, प्रीसेट स्टेटस एंड नन ऑफ एबव। तो आई थिंक आपको पता होगा जो कास्ट का डिवीज़न है अपनी सोसाइटी में वो एस्क्राइब्ड है, पहले से है, जन्मजात है। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन 2। इन फॉलोइंग विच इज़ ए ग्राम नेगेटिव मोटाइल वैसिलाई, इनमें से कौन सा ग्राम नेगेटिव है? सीजेला, कार्निबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई या फिर ई कोलाई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव वैसिलाई है। नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड आर ऑल्सो नोन एज, जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं टीचिंग, तो उसमें अलग से एक और नाम क्या दिया गया है? ग्राफिकल एड्स या फिर ग्राफिक एड्स, इंटरटेनिंग एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो एड्स। तो जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होते हैं लाइक हम पोस्टर्स, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, कोई भी प्रोजेक्टर वगैरह नहीं यूज़ होता है, तो ग्राफिकल एड्स जो होते हैं उसको नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइको एनालिसिस इंक्लूड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम एंड इमोशंस। नेक्स्ट है फ्री एसोसिएशन, नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग एक्सप्रेस थॉट एंड ऑल ऑफ एबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। साइको एनालिसिस इंक्लूड, जो भी पेशेंट होता है, साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उनकी सारी मनोस्थिति को समझने के लिए साइको एनालिसिस करते हैं। जो भी साइकेट्रिक होता है, साइकेट्रिस्ट होता है, साइको एनालिसिस करता है, जिसमें तीनों चीज़ें यहाँ पे जो दी गई हैं वो सही है, ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट क्या है? पर्पल ब्लू टिंग ऑफ द सर्विक्स, पर्पल कलर का अगर सर्विक्स हो जाता है तो कौन सा साइन कहते हैं उसको? ब्रॉक्सटन हिक्स साइन, कैडविक साइन, गुडल साइन, मैकडोनल्ड साइन। तो आई थिंक आपको पता होगा कैडविक साइन जो होता है वो, इसमें पर्पल ब्लूइश कलर का सर्विक्स देखने को मिलता है। ए पॉजिटिव कम टेस्ट एंड हीमोलिटिक एनीमिया फॉलो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देने पे हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है? मेथाइल डोपा, क्लोनिडीन, ग्यूनावेंज एंड प्रोजोसिन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेथाइल डोपा देने से आपको हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमाइनोफाइलिन शुड नॉट बी गिवन इन इवनिंग टाइम बिकॉज इट मे कॉज इंसोमनिया,
सोमनबुलिज्म, नाइटमेयर एंड इन्यूरेसिस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, इंसोम्निया। अगर हम रात में या फिर इवनिंग टाइम में ये दवा देते हैं तो उस कंडीशन में इंसोम्निया देखने को मिलता है। कंडीशन होती है पेशेंट को नींद नहीं आती है, तो इसीलिए इसको रात के टाइम या फिर शाम के टाइम नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी बॉडी इज़ एसोसिएटेड विद रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज इन स्टेट। कौन सा रेगुलेटरी बॉडी काम करता है स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए? आई थिंक आपको सबको पता होगा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है नर्सेस को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। 60 क्वेश्चन मैंने नर्सिंग के सॉल्व कर दिए हैं। अभी जो है 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। सभी तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है, इंक्लूड किया है। ही गॉट टू टायर्ड, ऑप्शंस है, बीच में डैश दिया गया है। क्या यहाँ पे आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में? बिकॉज ऑफ, ऑन, फॉर। ऑप्शन एक जो है वो राइट है, ही गॉट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ ओवर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिनीन ऑफ विजार्ड इज। जो वर्ड है विजार्ड उसका फीमेल वर्जन या फिर मैं कहूँ स्त्रीलिंग पूछ रहा है यहाँ पे। विजार्डस, विच, विजार्ड एंड विच। तो विजार्ड जो वर्ड है उसका फीमेल वर्जन है विच। ऑप्शन 4 जो है वो राइट है। विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, अपोजिट जो होगा फीमेल वर्जन विच, विच मीन्स जादूगरनी। नेक्स्ट है, द डॉक्टर गेव मी ए प्रिस्क्रिप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स है, माई कफ फॉर विथ एट टू। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट है, द डॉक्टर गेव मी ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड गिवन एंड इंडिकेट योर चॉइस फॉर द करेक्ट आंसर। यू वुड नॉट ड्राइव सो फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, वुड नॉट की जगह पे क्या चीज़ करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन है विल नॉट, हैड नॉट, नीड नॉट, डू नॉट। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। यहाँ पे यू नीड नॉट ड्राइव सो फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का सिनोनिम पूछ रहा है, क्लेवर, यूनिफॉर्म, चार्मिंग एंड बोरिंग। राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड गिवन एंड इंडिकेट योर चॉइस फॉर द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको सही ऑर्डर में मेंटेन करना है। व्हेन ही डिड नॉट नो, ही वॉज नर्वस एंड, आर वाला है हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट। ऑप्शन है व्हाट टू डू। प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा? राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में सबसे पहले आर वाला आएगा, व्हेन ही हियर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ही वॉज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो ये पूरा आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो ये इसको प्रॉपर अरेंजमेंट करने के दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें आपको ऑड जो है वो चूज़ करना है। कैंटीन, डांसर, स्टेज एंड मेकअप। तो यहाँ पे 3 चीज़ एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, स्टेज, डांसर एंड मेकअप। मेकअप जो होता है वो डांसर के लिए यूज़ हो सकता है और डांस परफॉर्मेंस के लिए आपको स्टेज की ज़रूरत होगी। यहाँ पे कैंटीन जो वर्ड है वो ऑड वन है, इसका इन तीनों से कोई भी रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ बेसिस। बेसिस का प्लूरल वर्जन पूछ रहा है। बेसिस, बेसिस, बेसिसेस एंड बेसियम। राइट आंसर जो इसका है बेसिस जो है वो प्लूरल वर्ड है बेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन वॉज डैश बाय द इंग्लिश किंग। चारों ऑप्शंस में से आपको एक फिल करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाइटेड। रमन वॉज नाइटेड बाय द इंग्लिश किंग। राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट है, जेम्स इज़ वॉकिंग, फिल इन द ब्लैंक्स है, द स्कूल। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जेम्स इज़ वॉकिंग टुवर्ड्स द स्कूल। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल। अब बारी है 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की। वैसे तो मैथ के क्वेश्चंस मुझे भी नहीं आते क्योंकि मैं नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ, तो ऑलरेडी मेरा मैथ बहुत ही वीक है। हर एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन मैं सही नहीं करके आती हूँ उससे ज़्यादा तो मेरे गलत हो जाते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन आपको दिखाने वाली हूँ कि इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट इज़ एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाई 200 kilometers per hour and the time of flight increases by 30 minutes. The duration of flight is, आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जिनको भी समझ में आए वो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ये एक मतलब आइडिया लगाने का क्वेश्चन है, बाकी सेम पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 815 in 3 years and rupees 854 in 4 years. द सम इज, कोई संख्या है या फिर मैं कहूँ कि कोई मनी है, सिंपल इंटरेस्ट उसमें लगता है। 3 साल में वो जो पैसा है वो 815 रुपया हो जाता है, वहीं 4 साल में वो पैसा जो है वो 854 रुपये हो जाता है। तो पूछ रहा है कि कितना वो पैसा या फिर कितना संख्या होगा जो इंटरेस्ट लगाने के बाद 3 साल में 815 रुपया बढ़ रहा है और 4 साल में 854 रुपये हो जा रहा है। तो इसको कैलकुलेट करना है आपको। जो साधारण ब्याज वाले फार्मूलाज होते हैं वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 650 रुपीज़, 690 रुपीज़, 698 एंड 700 रुपीज़। ऑप्शन सी इसका राइट है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि मेरी मैथमेटिक्स जो है बहुत ही वीक है, तो मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे, उसके लिए आई एम सो सॉरी। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट गेम, ये जो क्वेश्चन है इसमें मेल जो भी हैं कैंडिडेट वो ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे और इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मेल्स जो हैं वो ज़्यादातर मैच देखते हैं। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282? 282 रन का टारगेट है। 10 ओवर में क्रिकेट जो चलता है उसमें रन रेट यहाँ पे 3.2 का था, और बाकी जो रिमेनिंग 40 ओवर्स है उसमें कितने रन रेट होने चाहिए जिससे कि 282 रन का टारगेट पूरा हो जाए। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन 1 इसका राइट है। कैलकुलेशन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, पहले आप कैलकुलेट करके देखें, फिर उसके बाद से ये जो है आंसर देखें। क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे दिया गया है 112 इंटू, सॉरी ये 54 नहीं है, 5 के ऊपर 4 है, तो इसको कैलकुलेट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी 70,000 रुपीज़। कैलकुलेट करने का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स दिए गए हैं और इसमें सबसे जो अलग नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। 6, 9, 15, 21, 24, 28 एंड 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी जो नंबर्स हैं वो 3 का मल्टीप्लिकेशन है, पर यहाँ पे जो 28 है वो ऑड वन है, क्योंकि यहाँ पे अगर 27 होता तो ये सही होता। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज़ 45 kg। ए, बी और सी का जो औसत वज़न है या फिर मैं कहूँ वेट है वो 45 kg है। वहीं पे ए और बी का जो एवरेज वेट है वो 40 kg है, और बी और सी का एवरेज वेट जो है वो 43 kg है। तो पूछ रहा है बी का वेट कितना होगा। तो ये टोटल फार्मूला बेस है। अगर आपने औसत के क्वेश्चन या फिर एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो या आप अच्छे से कर सकें। लास्ट मोमेंट में मैं हमेशा से औसत के फार्मूलाज वगैरह याद करके जाती हूँ एग्ज़ाम में, तो एक आध क्वेश्चन अगर आ जाता है तो मैं उसको कर लेती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है 31 kg। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ए ट्रेन विच इज़ 240 मीटर लॉन्ग्स passes a pole in 24 seconds. How long will it take to pass a platform 650 मीटर लॉन्ग? कोई ट्रेन है वो 240 मीटर लंबी है, किसी एक पोल को पार करने में 24 सेकंड लगाती है, तो कितना समय लगाएगी अगर पोल के जगह पे 650 मीटर लॉन्ग 650 मीटर लॉन्ग अगर प्लेटफॉर्म है तो कितना टाइम लगाएगी। ट्रेन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में। इसका जो भी टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशन उसको पढ़ के चाहिए।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सबसे पहले आप खुद से कैलकुलेट करिए, उसके बाद जो आंसर है उसको यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए मैन बाइज ए साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एज ए लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। यहाँ पे पूछा गया है कि कोई एक आदमी है जो कि 1400 में एक साइकिल खरीदता है और उसको 15% लॉस पे बेच देता है, तो कितना प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ये भी सब फार्मूला बेस्ड है, आपको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना चाहिए। एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, तो थोड़ा सा भी अगर फार्मूला रूल रेगुलेशन जो भी आप सवाल लगाने का है वो याद करके जाएंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी राइट है और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। राइट आंसर इसका 1 है, या फिर मैं कहूँ ए ऑप्शन इसका सही है। कैलकुलेशन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है तो आप देख सकते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, तो मेरी जो मैथमेटिक्स है वो हमेशा से वीक रही है और मैं बहुत मुश्किल से मैथ जो है वो पढ़ पाई हूँ, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स वीक होने की वजह से मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी थी। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसको भी नहीं समझ में आए वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ए ट्रेन मूव्स एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर्स क्रॉसिंग ए पोल इन 7 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई पूछ रही है और जो ट्रेन है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और एक पोल को पार करने में 7 सेकेंड लगा रही है। तो यहाँ पे लेंथ ट्रेन की पूछी जा रही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है और एक्सप्लेनेशन जो है ये है, आप इसको देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के, उसका कोई लिमिट नहीं है, पर जैसा कि आपको पता है कि केजीएमसी जो है वो यूपी का है, तो यूपी से रिलेटेड आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें जो यूपी से रिलेटेड है वो पढ़ना है आपको, साथ में इंडिया में प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, करंट अफेयर जो है वो यूपी का पढ़ना है और साथ में इंडिया का पढ़ना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि डेली जितने भी टाइम आपके बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, उतने टाइम आप डेली एक समय सुबह या शाम जब भी अपना न्यूज़ चैनल खोल के न्यूज़ देखते रहें। न्यूज़ देखने से आपको करंट अफेयर जो है वो एटलीस्ट तैयार हो जाएगा इंडिया का, और साथ में यूपी का करंट अफेयर आपको तैयार करना। इसके साथ में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन, या फिर मैवन स्पेसक्राफ्ट इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं, इसरो, नासा, कैन और जैक्सा। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। इसी तरह के आपके जो नए इन्वेंशन हुए हैं, नई जो खोज टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाई इंडिया इन द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड 2023। 101, 202, 303 एंड 404। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट है, 202 मेडल इंडिया ने जीते थे। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। जैसा कि आपको पता है वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी स्टार्ट हुई है मेरे गोरखपुर से, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो मैं बता रही हूँ, गोरखपुर से लेके लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई है, उसका ओरिजिनल नेम पूछ रहा है। बहुत ही अच्छी ट्रेन है, मैं बता दे रही हूँ, बहुत कम समय में आपको पहुँचा देती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ट्रेन है मेरे लिए, क्योंकि गोरखपुर मेरा होम टाउन है, लखनऊ मेरा जॉब प्लेस है, तो दोनों जगह पे डिस्टेंस कम हुआ, जिससे मैं कम से कम बहुत से ज़्यादा टाइम अपने घर पे जा सकती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया बुलेट ट्रेन, ट्रेन 18, एक्सप्रेस ट्रेन या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन होल रेफर्स टू। ओजोन होल जो होता है उसको क्या बोलते हैं। होल इन ओजोन लेयर, डिक्रीज इन द ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फियर, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर एंड इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द ट्रोपोस्फियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ बोन। कौन सा इसमें बोन का फंक्शन नहीं है। प्लेस फॉर मसल्स अटैचमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड एंड बोन्स। ऑप्शन डी है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड एंड बोन्स। ये कहीं ना कहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मेन बफर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज।
ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए H2CO3। SCO3 जो है मेन बफर सिस्टम है हमारी बॉडी का। द मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट इज़, कौन सा ब्लीचिंग एजेंट जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज होता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी जो है वो राइट है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। 21 सितंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज यहाँ पे दिया गया 21 सितंबर किस डे के रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड वर्ल्ड टेलीविज़न डे। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम ऑफ डे इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट अ मिनिमम when the air temperature is highest, just before sunrise, above midnight and when the air temperature is lowest। राइट आंसर इसका ए है, जब टेम्परेचर हाईएस्ट होता है तो उस टाइम में ह्यूमिडिटी जो होता है वो मिनिमम होता है नॉर्मल से। नेक्स्ट है विच कंपनी इज सेट टू बाय द डेंसके बैंक्स IT सेंटर। ऑप्शंस है HDFC बैंक, इन्फोसिस बैंक, एक्सिस बैंक एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ऑप्शन इसका दो जो है यानी कि बी ऑप्शन राइट है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके जनरल नॉलेज के। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इंडिया का करंट अफेयर, साथ में यूपी का करंट अफेयर, यूपी की हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बेसिक चीज़ें, साइंस से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 में से आपके अगर 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो बहुत है। इसके अलावा मैं बता दूं कि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग से। रीजनिंग के टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने आपको सिलेबस बता रखा है किस किस टॉपिक से आपका रीजनिंग का आएगा। कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। विच नंबर शुड बी कम नेक्स्ट इन द सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है 1 2 3 10, तो इसके बाद से क्या आएगा? तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट होने वाला है। आप इस सीरीज को सॉल्व करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसे ये सीरीज़ इतना इसका आंसर यानी कि 99 जो है कैसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ पिंक इज़ कोडेड इतना। रीजनिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, बेसिक चीज़ें आती हैं। अगर किसी लैंग्वेज में पिंक को ये कोड दिया गया है तो रेड को कौन सा कोड दिया जाएगा? तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको सॉल्व करना है। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। कैसे राइट है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नहीं बता पाते हो तो मैं कमेंट सेक्शन में इन सारी चीज़ों का लिंक डाल दूँगी। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होने वाला है। ऑप्शन ए मतलब कि 2 1 5 3 4। 2 क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस के बाद 1 क्या है? फ्रॉग। नेक्स्ट है 5 स्नैक। स्नैक के बाद क्या है? 3 नंबर ग्रॉसपर एंड 4 5 1 ईगल। तो ऐसे करके इसका सीरीज मेंटेन कर जाएगा। द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो इसको आपको सॉल्व करना है। द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि आज टुडे है, तो बिफोर यानी कि कल जो होगा यस्टरडे, तो डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे मतलब कि सैटरडे था, तो ये संडे हो गया और ये मंडे यानी कि आज का दिन जो है वो मंडे। व्हाट विल द डे आफ्टर टुमारो मतलब कि टुमारो जो होगा वो ट्यूसडे होगा, तो डे आफ्टर टुमारो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे होगा। तो पूछा है कि कौन सा आंसर सही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेडनेसडे ऑप्शन 3 सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। रमन सेज अंजूज मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज़ अंजू रिलेटेड टू रमन। तो इस टाइप के हमेशा से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका डिफरेंट वर्जन भी अभी मार्केट में आ चुका है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट है। आप इसको क्या करना है कि डायग्राम बना के समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैक्ट्री ऑलवेज हैज़। ऑप्शंस है फाइल्स, वर्कर्स, एयर कंडीशनर्स एंड चिमनीज। राइट आंसर इसका 2 है। फैक्ट्रीज में वर्कर काम करते हैं, तो राइट आंसर इसका 2 है। थर्मामीटर इज़ टू टेम्परेचर एज ए कंपास इज़ टू। अगर थर्मामीटर जो है टेम्परेचर लेने के काम आता है, तो कंपास है वो किस लिए काम आता है? निडल के लिए, प्रेशर के लिए, डायरेक्शन के लिए और नंबर। जैसा कि आपको पता है डायरेक्शन के लिए हम कंपास का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाइसीफोबिया हाइट एंड हाइलोफोबिया मीन्स। यहाँ पे आपको बताना है फॉरेस्ट, एनिमल्स, वाटर एंड ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन ए जो है इसका राइट है। ऐसे ही सीरीज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये
टाइप का जो क्वेश्चन है रीजनिंग में, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मार्केट में आपको रीजनिंग की बुक अवेलेबल होगी, ज़रूरी नहीं है कि नर्सिंग से ही रिलेटेड आपको बुक हो तभी मिलेगा। कोई भी मार्केट से आप कोई भी तैयारी की बुक ले सकते हैं जिसमें आपको रीजनिंग के अच्छे अच्छे ट्रिक्स अगर दिए हुए हैं तो आप सॉल्व करिए, और यूट्यूब से आप रीजनिंग के नए नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं मार्केट में उसको आप पढ़ने की कोशिश करिए। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन गिवन से, ये फिगर जो दिया हुआ है इसमें आपको ट्राइंगल काउंट करना है। आपको टाइम लग जाएगा काउंट करने में, तब तक मैं बता देती हूँ कि 16 इसमें ट्राइंगल है, तो एक बार सर्च करिएगा। अगर एक आध ट्राइंगल ज़्यादा होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, और ये 100 क्वेश्चन आपके पूरे होने वाले हैं। इस सीरीज़ को आप पढ़िएगा। यहाँ पे किसका मीन्स क्या बताया गया, उसके बाद से ये आपको यहाँ पे एक दिया गया है सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे बस आपको जो सिंबल दिया गया है और जो सिंबल का मतलब ये इसमें बताया गया उसमें पुट करना है। आई थिंक आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर आपने सही से मतलब प्लेसमेंट कर लिया, सही से सिंबल का प्लेसमेंट कर लिया, तो ये सीरीज़ सॉल्व करने में ईजी होता है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 105 आने वाला है। तो आंसर मैंने बता दिया है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आई थिंक मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं। ऑलरेडी मैंने बताया कि केजीएमयू ने पर्सनली कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाया, ये फर्स्ट टाइम नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके पहले 2011 में जो वैकेंसी आई थी, 2010 में आई थी, 12-13 में मतलब सॉरी 11-12 में ज्वाइनिंग हुई थी। वो टोटली बेस्ड था इंटरव्यू पे, तो उसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अभी जो वैकेंसी आई थी केजीएमयू की, तो उसने यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू फिल किया था, और यूपीपीएससी का पैटर्न केजीएमयू के पैटर्न से टोटली डिफरेंट है, तो उसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये नया एग्ज़ाम होगा केजीएमयू के लिए, तो ये जो पेपर मैंने बताया है ये सिलेबस पे बेस्ड है, और केजीएमयू का जो भी मतलब एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि सीएचओ में किस तरह के क्वेश्चन बनाता है, केजीएमयू में ही पेपर बनाता है। और एक चीज़ और है कि लोहिया का जिसने एग्ज़ाम करवाया, जिस कंपनी ने, वही कंपनी केजीएमयू का एग्ज़ाम करवा रही है, तो लगभग पैटर्न सेम होगा, लगभग चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। वही कमेटी होगी जो पेपर लोहिया का बनाई थी, वही सारी चीज़ें केजीएमयू का भी बनाने वाली है, सेम चीज़ें होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में बेहिचक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।